हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के अंदर। टॉक शोज की श्रृंखला श्रृंखला के अंदर हम आयोजित करते हैं अपना वीकली इकोनॉमिक राउंड अप, रोजी रोटी, जहां पर हम समस्याएं उठाते हैं आम आदमी की, गृहिणी की। रसोई के खर्चे कैसे चल रहे हैं, या इनकम में जो उनका घाटा हो रहा है, वेजेस नहीं बढ़ रहे हैं, महंगाई दायन खाए जाते हैं, ये भी हो रहा है। और बीच में जीएसटी ने 4 साल पूरे किए तो उनके भी बहुत सारे झटके लगे हुए हैं। अभी तक वहां से लोग उभर नहीं पाए हैं। हालात ऐसे हैं कि कोई महीना ऐसा नहीं जाता जब 10-15 नए नोटिफिकेशन या सर्कुलर जीएसटी के नहीं आ जाते हैं, अमेंडमेंट के। तो वो एक, जिसे एक टैक्स की भाषा में कहा जाता है, सेटल्ड टैक्स फॉर्मेट जो होता है ना, वो आ ही नहीं पा रहा है, जिसकी उम्मीद की जा रही थी भारत में कि अभी वो जो लिटिगेशंस हैं कम हो जाएंगे और प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। और वो तो और बढ़ गई देखा जाए तो भारत में ये चीजें कम होती ही नहीं है, इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नयन पारिक जी का। स्वागत है, धन्यवाद, कीमती वक्त थैंक यू सो निकाला, मच। हमारे साथ आप आए। तो नयन पारिक जी भारत के, जैसे कि आप लोग जानते हैं, उनसे परिचित भी हैं, भारत के बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं, मैनेजमेंट गुरु हैं। कई सरकारों के लिए एडवाइजर का रोल भी निभा चुके हैं और अभी भी निभाते हैं। और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनसे वो एडवाइस यानी कि सलाह लेते हैं कॉर्पोरेट के मुद्दों के ऊपर। तो हमारा सौभाग्य कि हमारे रोजी रोटी कार्यक्रम के साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी हुई है जो ना केवल विद्वान है, बल्कि पूरे भारत नहीं, विश्व के अंदर उनका बहुत बड़ा नाम है। तो शुक्रिया सर, आप आए थैंक यू सो और मच। आपने वक्त निकाला। सर, जीएसटी को 4 साल हो गए। अभी एनिवर्सरी सरकार ने बड़े धूमधाम से मनाई और गेम चेंजर का नाम दिया गया। पर कहीं ना कहीं जो उससे आशाएं थी, अब लगता है थोड़ी थोड़ी शायद वो पूरी होती नजर आ रही हैं। पर चीजें सेटल्ड नहीं हो रही है। 4 साल बाद भी ये अनसेटल्ड टैक्स फॉर्मेट है। हर महीने क्या कहते हैं कि 50 नए सर्कुलर नोटिफिकेशन चेंजेस आ जाते हैं। बिजनेस कम्युनिटी को उससे तकलीफ रहती है कि कोई सेटल्ड लुक ही नहीं आ पाता है। तो 4 साल पूरा करने के ऊपर पहले आपको बधाई भी दे दें और फिर थैंक यू आपसे एक सो मच। पहली टिप्पणी ले लेते हैं जीएसटी के 4 साल। बिल्कुल 4 साल हुए और पहले कहीं हम लोग समझ लें कि दुनिया भर में 160 कंट्रीज में ये लागू हो चुका है, तो इसीलिए ये नहीं है कि हम लोग पहले हैं या शुरू के देशों में हैं। हम लोग टुवर्ड्स द एंड है, तो हम लोगों को दूसरे के नॉलेज का और वो कर्व का एडवांटेज शायद मिल जाता या अभी भी मिल सकता है। जी। दो तीन जो अच्छी बातें हैं वो पहले कर ले और फिर जो आगे 4 साल में हमारी क्या उम्मीदें हैं उस पर बात करें। तो पहले तो ये कि ये शुरू जब हुआ था तब करीब 65 लैक्स के आसपास इसमें टैक्स पेयर्स थे। अब 4 साल में वो डबल हुए जी। और उसमें 88% जो है वो एमएसएमई वाले यूनिट है, मतलब छोटे छोटे यूनिट जो अपना कारोबार संभालते हैं, जी। वो सब इसमें जुड़े हुए हैं और इनका इसमें 88% तक का पार्टिसिपेशन है। तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात यह है कि पिछले 8 महीनों से इसका कलेक्शन कहीं 1 लाख करोड़ के ऊपर है और जी। कॉन्सिक्यूटिवली रहा है। जी। एक बार तो 1.4 करोड़ को भी छू गया था जी। और उसके बाद भी 1 लाख करोड़ के ऊपर ये हमेशा ही रहा है। तो ये थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ कि एक न्यू नॉर्मल या एक एस्टैब्लिश कर्व पे आ गया है। तीसरा मैं समझ रहा हूँ कि जो एक अच्छा पॉइंट है इसका ये कि जीएसटी में ज्यादातर जो तकलीफें थी लोगों की वो एक रिमूव करने की कोशिश की गई और एक थोड़ा सा स्केयर करने की कोशिश करी गई है कि जब इनपुट टैक्स क्रेडिट पे लोगों ने एडवांटेज लेना शुरू किया तब सरकार ने उसमें सख्ती से थोड़ा सा काम किया और उस पे केसेस किए लोगों पे और जो एक थोड़े से वो कृत्य करने वाले थे उनको एक डराया। इसके साथ अब जो अगले 4 साल में करना चाहिए, जो हम नहीं कर पाए हैं उसकी बात करें तो ये जो है जीएसटी वो गुड एंड सिंपल टैक्स बनने जा रहा था, वो सब हमारी सबकी उम्मीद थी। अब देखिए ये यदि गुड एंड सिंपल टैक्स हो पाया कि नहीं, तो पहले जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था 4 साल पहले, तब आपको यदि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन चाहिए तो वो 1 वीक में मिल जाता था। आज की तारीख में 2 महीने लगते हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट वाले जो है जिनको की क्रेडिट मिलनी चाहिए उनको कहीं आज 2-4 दिन की जगह महीने लग जाते हैं।
तो ये एक मैं समझ रहा हूँ कि ऐसी चीज है जिसपे हम लोगों को काम करना है। यानी कि ये दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बिल्कुल खिलाफ चला गया देखा जाए। बिल्कुल, यदि आपका जो ड्यूज है वो आपको मिल जाए तो आपको कितनी सहायता रहेगी, आपके वर्किंग कैपिटल को कितनी मदद करेगी, आपको एक्सटर्नली कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दो कारण से मेरे ख्याल से हमारे यहाँ डिले हो रहा है। एक तो हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी कोप नहीं कर पा रहा है, तो जब भी आपको रिटर्न फाइल करने की डेट आती है तब सिस्टम हैंग हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आईटी का, वो हम लोग यदि ऐसे तरीके से निर्माण करें ताकि अगले 4 साल में यदि हम लोग फिर डबल या ट्रिपल अपने टैक्स पेयर्स हो जाए तो भी हमारी सिस्टम उसको केटर कर सके, इजीली केटर कर सके। ये एक हम लोगों को जरूर नयन करना जी, चाहिए। एक बात है कि इतना सॉफ्टवेयर का प्रोग्रेस हो के भी हम आज 4 साल बाद भी एक रोबस्ट सिस्टम का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कमियां हैं। अब ये कमियां बाकी देशों में सुनने को नहीं आती हैं, अमेरिका वगैरह में या ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, पर हमारे यहाँ ये कमियां बहुत सुनने को आती हैं। हम सिस्टम बनाते हैं लेकिन एक तरह से वो फॉल्टी सिस्टम है। अभी इनकम टैक्स का नया सॉफ्टवेयर बना है, वो आते ही कोलैप्स हो गया देखा जाए तो। उसके बाद फिर वो इन्फोसिस से बात करनी पड़ रही है। और ये जितनी भी कंपनियां, इन्फोसिस हो, विप्रो जो हो, पता नहीं ये इतने बड़े तंत्र के जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें एक रोबस्टनेस नहीं ला पा रही है। ये क्या चक्कर क्या है सर? मेरे ख्याल से हमारी जो एक मेंटल फ्रेम है वो मेरे ख्याल से इसके लिए बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अलग अलग स्टेट्स में मैंने काम किया है और वो मौका मिला है मुझे। तो मैं हमेशा देखता हूँ कि इंडिया में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं दैट इट फॉलोज द डेवलपमेंट। जी विदेशों में जैसे आपने कहा, सिंगापुर में देखे, अमेरिका में देखे, यूके में देखे, तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रीसीड्स डेवलपमेंट। इनफैक्ट ऑलमोस्ट इट लीड्स द डेवलपमेंट। वो लोग सड़कें इसलिए बनाते हैं कि उसपे कल ट्रैफिक होगा। हमारे यहाँ ट्रैफिक हो जाता है और सड़कें जब कंजस्टेड हो जाती है तब हम जाके 1-2 लेन या फ्लाईओवर ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे शायद बिकॉज वी आर पुअर कंट्री, शायद हमारे पास मीन्स कम है, शायद हमारी सोच में लिमिटेशन है। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि हमारा जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें भी है या इनकम टैक्स में है, वो हम लोग इस तरीके का बनाते हैं कि जो अभी के हमारे टैक्स पेयर से उनके लिए ही सफिशिएंट हो जाए, बड़ी मुश्किल से। तो आगे जो ग्रोथ है, मैं समझ रहा हूँ आज की तारीख में जीएसटी में हम लोगों को इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए जो कि कल को 3-4 करोड़ हमारे टैक्स पेयर्स हो जाए, उसके लिए भी सफिशिएंटली स्मूथली काम कर सके। वो हम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मेरे ख्याल से एक दिक्कत आ रही है। दूसरी दिक्कत मैं समझ रहा हूँ कि जिसपे हम लोगों को अगले 4 साल काम करना है, सरकारों को काम करना है, वो ये कि हम अभी भी 5 स्लैब लेके चलते हैं। इट वाज इनफैक्ट इंटेंडेड टू बी 1 टैक्स 1 नेशन। पूरे देश में सिंगापुर में जैसे एक ही जीएसटी रेट है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आप पानी लेते हैं या हवाई जहाज लेते हैं तो क्या जीएसटी लगेगा। इट ब्रिंग्स सिंप्लीफिकेशन। हमारा जो गुड एंड सिंपल टैक्स का है, वो दूसरा इसका फाउंडेशन ये है कि वो हम लोग एक टैक्स रेट नक्की करें। इसमें तो हमारे पास 0 का टैक्स स्लैब है, 5 का है, 12 का है, 18 का है और 28 का है। तो ये जो है उसको मेरे ख्याल से अब 4 साल हो गए, हम इसको कहीं 2-3 स्लैब पे ले आए और फाइनली एक स्लैब पे आए। वो एक बहुत जरूरी है सिंप्लीफिकेशन के रास्ते पे। तीसरा मैं समझ रहा हूँ कि पेट्रोल और डीजल जो हमने जीएसटी से बाहर रखा है, उसको हमें कहीं ना कहीं अगले 4 साल की विजन में रखना है कि इसको हम लोग कैसे जीएसटी में ले आए। केरला हाई कोर्ट ने इस पे स्ट्रिक्चर पास किए हैं, बाकी के भी जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस है कि एट द अर्लीएस्ट स्टेट काउंसिल्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू पुट पेट्रोल एंड डीजल इन दैट। अब उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह का जो इश्यू है, आप तो ये सब सब्जेक्ट के माहिर है और आपने तो सरकार में इसमें रह के काम किया है, सो आई थिंक आपके विचार भी इस पे तो बहुत ही सटीक और क्लियर है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इसको भी एक लाने की जो हमारी मंशा है वो अगले 4 साल में जरूर कंप्लीट हो। उसके लिए आज से स्टेप लेने पड़ेंगे। तो जो जीएसटी बनेगा वो हमारे एक्चुअली जो गोल्डन जीएसटी हम बोले कि भाई एक सुवर्ण कार्ड यदि जीएसटी का आता है, सुवर्ण युग आता है, तो ये सब करने से मेरे ख्याल से जीएसटी वुड एक्चुअली सर्व द पर्पस। एक चीज मैं यहाँ पे दर्शक मित्रों ऐड करना चाहूंगा जो नयन जी ने कहा, वो ये है कि पेट्रोल डीजल जीएसटी में क्यों नहीं सरकार चाहती, ना राज्य सरकारें चाहती है ना केंद्र सरकार चाहती है। उसका एक कारण है, क्योंकि ये कामधेनु गाय है और ये कामधेनु गाय
आपके अंडर में काम करती है, जब मर्जी बढ़ा लो, जब मर्जी घटा लो। दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दुनिया में जितनी भी डेवलप्ड सरकारें हैं, जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री का बजट कभी भी पेट्रोलियम के टैक्सेस के ऊपर उतना डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि उनके पास और बहुत सारे टैक्सेस हैं। अगर आप हमारा टैक्स स्ट्रक्चर देखें तो ऑलमोस्ट हम आज की तारीख में, जो अभी कल परसों भी न्यूज थी कि 4.51 लाख करोड़ वाज कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट एज पेट्रोलियम टैक्सेस, सेंट्रल गवर्नमेंट लास्ट ईयर, जो ऑल टाइम रिकॉर्ड हो गया। जब हम टोटल टैक्स कलेक्शन का 20 से 25% सिर्फ एक ही जगह से लेके आ रहे हैं, तो ये इस बात की कमजोरी है कि हमारी इंडस्ट्री बहुत कमजोर है और वो हमें केटर नहीं कर पाती है, और हम इस जगह से सारा टैक्स समेटने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों के साथ ये दाम बांग्लादेश और पाकिस्तान, नेपाल में उतरे नहीं बढ़ाए गए हैं जैसे भारत में बढ़ रहे हैं। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि उनकी इकोनॉमी बहुत मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर के नाम पे वो उतना उसको क्या कहते हैं ना, स्क्वीज नहीं कर रहे जितना यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे कि आज जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो 36 टाइम इट हैज बीन इंक्रीज्ड टुडे आफ्टर 4th of May, which is something like no one questions also, लेकिन क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेस इकोनॉमी के अंदर हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन इन्फ्लेशन और ग्रोथ एक साथ में लाएंगे और डिमांड नहीं होगी तो फिर ये हालत स्टैगफ्लेशन से बुरी हो जाएगी। अगले मुद्दे पे आते हैं। सरकार ने एक नया पैकेज घोषित कर दिया 6.29 करोड़ के आसपास का। ये पहले जो 20-21 लाख करोड़ का था, उसी श्रृंखला में एक आगे आते हुए एक और सप्लाई साइड की ओर से सारा का सारा बैंक्स के लिए पैकेज है, और फिस्कल मेजर के नाम पर इसमें शायद कुछ भी नहीं है। मयंक जी, इसके ऊपर मैं समझ रहा हूं कि हम लोगों को सबको समझना चाहिए कि हम स्टिम्युलस किसको बोलते हैं। तो यदि स्टिम्युलस बोला जाता है लोन देने को या लोन की गारंटीज देने के लिए, तब तो ये स्टिम्युलस पैकेज बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें सारे जो इंसेंटिव्स है वो इसके लिए है कि बैंक से आप कर्जा लें और बैंक आपको कर्जा दे, और उसके लिए जहां जहां सरकारी गारंटीज की जरूरत है वहां वो दी जाएगी। तो बाकी की सरकारों ने अमेरिका में जो किया है, बाकी के देशों में जो हुआ है कि वो एक्चुअल पैसे यूजर के जेब में देती है, वो चाहे पे चेक प्रोटेक्शन। हाँ, जो आपको कहीं $500 मिलते हैं या आपको कहीं खाने की कूपन्स मिलती है, जिससे जाके आप बाहर खर्चा करें, जिससे जाके इकोनॉमी की एक जो वेलोसिटी है वो बढ़े, और जो मैं खर्चा करता हूँ वो किसी के लिए इनकम है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। तो उसको ध्यान में रखते हुए बाकी के देशों में एक्चुअल स्टिमुलस पैकेज वुड मीन कि लोगों को सीधी तरीके से पैसा दिया जाए। हमारे यहाँ भी एक प्रावधान है कि भाई आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा जाए, उसमें हम लोग यदि स्टिमुलस पैकेज में पैसा देते तो मेरे ख्याल से एक अलग ही सिचुएशन क्रिएट होती। हम जो अभी दे रहे हैं वो ये है कि हम लोग जो बैंक से पैसा आप यदि लेना चाहते हैं तो आपको पैसा मिले, उसके लिए जो एक सुविधाएं क्रिएट करते जाते हैं कि भाई आपके उसमें कोलेटरल कम है या आपके बैंक गारंटीज आप कम दे पाते हैं तो भारत सरकार आके गारंटी देती है। पर मैं समझ रहा हूं कि अभी की जो सिचुएशन है उसमें लोन की जगह लोगों को अलग तरीके से पैसा चाहिए। आज लोन लेने की लोगों को एक तो हिम्मत नहीं है क्योंकि सिचुएशन खराब है, दूसरी हमारी एमएसएमई और बाकी की जो इंडस्ट्री है उसके बहुत ही कम परसेंटेज के पास बैंक की फाइनेंसिंग सुविधा अवेलेबल है। तो हम लोग यदि वो 10-20% लोग हैं जिनके पास बैंक की फैसिलिटीज अवेलेबल है उन्हीं को मदद करेंगे तो हमारे 80% लोग छूट जाएंगे कि जो ये सुविधा के और ये जो स्टिमुलस पैकेज के रियल हकदार है। तो इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि स्टिमुलस पैकेज में यदि वो हम लोग ले आते हैं, पहले बारे में भी और इस बारे में भी, तो एक आपके साथ ही अगले हमने रोजी रोटी के एपिसोड में बात की थी कि एक्चुअली कितने लोगों को बेनिफिट हुआ। तो मुझे याद है कि कहीं 88% फेल्ट कि उनको कोई फायदा नहीं हुआ इसके स्टिमुलस पैकेज से। मेरे ख्याल से इस स्टिमुलस पैकेज के बाद भी यदि हम एक एनालिसिस करें या कोई सैंपल लेके जब सर्वे होगा, तब मुझे लग रहा है कि वो हम मेथड जब तक चेंज नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे बदलेंगे। तो हम लोगों को लोगों तक जो मदद पहुंचानी है उसकी मेथड को बदलने की जरूरत है, उसमें कोई बदलाव लाने की जरूरत है। उसके लिए सरकार के पास ना पैसे हो तो उनको कैसे पैसे की व्यवस्था करने की जरूरत है। फिस्कल डेफिसिट का फिक्र ना करके सरकार अभी एक
लोगों तक पैसे पहुंचाएं, वो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। और लोन के एस्पेक्ट पे हम जो काम कर रहे हैं उसका एक बहुत ही मर्यादित उपयोग है, वो हम सबने अनुभव किया हुआ है। और हमारे जो रोजी रोटी देख रहे हैं उन सबको भी अनुभव होगा कि उन लोगों को पैसे कैसे मिलेंगे, क्योंकि बैंक उनको देने के लिए तैयार नहीं है, बैंक की सुविधा से वो अलग है। और यदि है तो भी उनको लोन लेने की अभी हिम्मत नहीं है, क्योंकि लोन देने के बाद इमीडिएटली इंटरेस्ट, उसके बाद उनको रीपेमेंट, वो सब शुरू हो जाता है। तो दे डोंट वांट टू गेट इनटू दैट सिचुएशन इन करंट डिफिकल्ट पीरियड। अब बैंकों ने तो, सरकार ने बैंकों पे लाद दिया। बैंक क्या करते हैं कि आम जनता के अरबों नहीं खरबों रुपए 3% के इंटरेस्ट पे लेके और आगे 6-8% पे इंडस्ट्री को देते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो पैकेज तो 135 करोड़ लोग दे रहे हैं। ये 135 करोड़ लोग जिनको इन्फ्लेशन से कम इंटरेस्ट दिया जा रहा है सरकारों के द्वारा, मतलब इनडायरेक्टली कहा जाए तो उनको नुकसान पहुंचाकर एक छोटे से वर्ग को फायदा दिया जा रहा है। अब जिस वर्ग को फायदा देना था उससे पैसा और लिया जा रहा है। ये बड़ी व्यथा है भारत की। और उसी सेगमेंट से पेट्रोल डीजल का पैसा भी निकाला जा रहा है, ये भी मत भूलिएगा। तो यहाँ भी देने की बात नहीं हो रही है, लेने की बात हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, व्यवस्थाएं शायद ऐसी ही चलती हैं और ऐसी ही चलती आई हैं। यहाँ पर थोड़ी अलूफनेस और थोड़ा सा सरकारों की आम आदमी के प्रति, जो जब तक उनके सिर पर इलेक्शंस नहीं आ जाते, वोट का चक्कर नहीं होता, तो तब तक सुविधाओं की अपेक्षा करना थोड़ा मेरे ख्याल से बेमानी होगा। इनफैक्ट इसका एक मैं मुद्दा जोड़ दूं तो आपको पता है कि जब राज्य सरकार के इलेक्शंस हो रहे थे तब पेट्रोल डीजल में कोई भी दाम में इजाफा होना करना फ्रोजन था और कोई नहीं हो रहा था। तो इसीलिए जो हमारे पॉलिटिकल कंपल्जन्स हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज पे हावी हो जाते हैं, उसका ये बिल्कुल उदाहरण है कि उस पीरियड के दरमियान पेट्रोल और डीजल के दाम बिल्कुल ही फ्रोजन थे और उसके बाद जो है वो एकदम बढ़ना शुरू हो गए क्योंकि इलेक्शंस खत्म हो गए। तो मेरे ख्याल से इकोनॉमिक पॉलिसी और पॉलिटिक्स उन दोनों को कैसे थोड़ा सा अलग करे। और ये जो पेट्रोल और डीजल के दाम है उसमें मैं समझ रहा हूँ कि एक गरीब आदमी जो कि महीने के 5-10 हजार कमा रहा है और जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि 5-10 हजार करोड़ रुपया हर साल का कमा रहा है, उन दोनों को सेम चपत लगती है, उन दोनों को सेम मुश्किलें आती है। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि जो टैक्स का हमारा पर्पस होता है कि जो केपेबल आदमी है उनसे ले और जो बिल्कुल ही बिछड़े हुए हैं उनको मदद करे, उसके पेट्रोल और डीजल के हमारे दाम बढ़ाने की जो पॉलिसी है वो इसके बिल्कुल खिलाफ जाती है। तो इसीलिए सरकार को कुछ ना कुछ इसमें लोगों के प्रति अपनी भावना दिखाने का वक्त है। और पेट्रोल और डीजल का दाम जो है जो बढ़ता है तब आपको 4 बार चपत लगाता है। आप जो खाना खाते हैं उसमें आता है, आप जो खरीदते हैं उसमें आता है, आप जब चलते हैं बाहर तो आता है। तो इसीलिए इस पे कोई सरकार सीरियसली सोचे और लोगों की मदद करे तो मेरे ख्याल से एक बहुत इकोनॉमी को फायदा। यहाँ पे थोड़ा सा और जोड़ देता हूँ कि जब सरकारें सामने आती और कहती हैं कि दाम बढ़ाना और घटाना हमारे हाथ में नहीं है, और वो ऑयल की जो पेट्रोलियम कंपनीज है वो करती हैं, तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। क्योंकि जब इलेक्शन आते हैं तो फिर उनको कौन रोकता है ये सबको पता है। और यहाँ पे एक चीज और जुड़ती है कि जब कोई मंत्री सामने आके ऐसी बात करते हैं, तो उन्होंने एक टाइम सत्य निष्ठा की शपथ खाई थी जब वो मंत्री बने थे। और सत्य निष्ठा का मतलब होगा आपको ट्रुथ बोलना है, सत्य बोलना है। आप गलत स्टेटमेंट जनता को नहीं दे सकते। और परसों हाई कोर्ट दिल्ली ने बहुत बड़ा कमेंट किया है सरकार के खिलाफ कि सरकारें कोर्ट में आके एफिडेविट फाइल करके फॉल्स क्लेम्स करती हैं। अब ये सरकार की मोरालिटी के ऊपर हाई कोर्ट दिल्ली ने प्रश्न चिन्ह उठाया, यानी कि एक फॉल्स क्लेम मतलब आकर झूठ बोलती हैं, सत्य नहीं बोलती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है। बहुत बड़ी बात कही है। फॉरेन में अगर ऐसा होता कहीं और देश, बड़े देश में, तो वहां पे परजुरी के चक्कर में लोग अंदर हो जाते हैं। परजुरी का मतलब शपथ लेने के बाद आप झूठ नहीं बोल सकते, असत्य नहीं बोल सकते। लेकिन हमारे यहाँ तो हम बाइबल, कुरान और गीता के ऊपर हाथ रखकर जो शपथ खाई जाती हैं, या सत्य निष्ठा की लोग जब शपथ लेते हैं, पद ग्रहण करते, वो अगले दिन अगले क्षण भूल जाते हैं कि हम जनता के सामने क्या बात कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए था। लास्ट पॉइंट पे आते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है आरबीआई की, सर बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट कई बार सरकार को आईना भी दिखाती है। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसके अंदर हकीकत निकल कर आती है। 3 इश्यूज उन्होंने उठाए हैं मेन। इसके ऊपर आज काफी एडिटोरियल्स भी हैं, मिंट का एडिटोरियल भी है। 3 इशू जो फ्लैग आउट किए गए हैं,
एक तो वेरी हाई इन्फ्लेशन जो आरबीआई ने कह दिया कि इट्स अ ह्यूज डेंजर राइट नाउ, लर्किंग लाइक ए स्वॉर्ड ऑन योर हेड, प्लीज डू नॉट अवॉइड इट। दूसरा है रिवर्सल ऑफ फ्लो। अब आरबीआई को लगना शुरू हो गया है कि हाँ, जो बहुत भारी, जो खासतौर से स्टॉक एक्सचेंज में पैसे आ रहे हैं और अमेरिका के अंदर जो इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका रिवर्सल ऑफ फ्लो होगा, तो उसका फिर रेप्रिकॉशंस बहुत भारी हो सकते हैं। और तीसरा आया है कि राइजिंग बैड एसेट्स। ये तीन मेजर एरियाज आरबीआई ने फ्लैग किए हैं। सर, एक एक करके आते हैं। इन्फ्लेशन आरबीआई के अनुसार। देखिए, इन्फ्लेशन के आंकड़े तो आते रहते हैं और मेरे ख्याल से हमने हमारे अगले कई एपिसोड में इसके बारे में बात की है। पेट्रोल डीजल तो इसकी जो गंगोत्री है कि सब चीज के दाम बढ़ाती है। तो और हम हर महीने देखते आ रहे हैं कि ये आंकड़े कैसे बढ़ रहे हैं। रिटेल में और होलसेल दोनों प्राइस इंडेक्स में इन्फ्लेशन का हम लोग असर देख रहे हैं। और ये जो इन्फ्लेशन के प्रति हम लोग यदि बहुत सजग नहीं काम करेंगे, तो मैं समझ रहा हूँ कि हमारे लिए भय ये है कि हमारे जो कहीं 1-2 करोड़ ऐसे देशवासी है जो कि इसके कारण पॉवर्टी लाइन से बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाएंगे। तो हम लोग गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हर रोज स्लिप हो रहे हैं, उसमें मेन कारण जो है वो महंगाई है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है। ये दोनों की चपेट में जब एक आम आदमी आता है, तो उसको जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है पर डे की, वो भी नहीं मिल पाती है और तब वो जाके बिलो पॉवर्टी लाइन। इनफैक्ट हम लोग पिछले 5-10 साल से बहुत ही जद्दोजहद करके बिलो पॉवर्टी लाइन से लोगों को ऊपर लाने की फिराक में थे और हम लोग उस कोशिश भी कर रहे थे। पर पिछले मेरे ख्याल से जो 1 साल से हुआ है और पिछली जो महंगाई बढ़ी है, उसमें आपने कहा कि वो एडिबल ऑयल के दाम से लेके पेट्रोल एंड डीजल के दाम से लेके सब चीज के दाम जो बढ़े हैं, कमोडिटी मार्केट फर्म अप हुई है इंटरनेशनल मार्केट में। पर वो सबका जो नतीजा है वो ये हो गया है कि हमारे जो आम आदमी है उसका बजट बढ़ गया है घर का। तो अब वो कहाँ कटौती करे, और जो उसकी बेसिक नीड्स यदि हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके कारण जो उनकी बिलो पॉवर्टी लाइन नीचे जाने की जो गति है वो इतनी तेज हो गई है कि हम लोगों को इन्फ्लेशन पे अपना काबू करना ही पड़ेगा। उसके लिए जो भी जरूरत है वो सब एक करना प्रश्न आता पड़ेगा। है, दो चार लोगों ने पूछा, सरकार को पता है कि कमोडिटी प्राइसेस हाई हैं इस टाइम, सरकार को पता है कि इंपोर्ट जो हो रहे हैं बहुत कॉस्टली इस टाइम इंडिया में आ रहे हैं, सरकार उसके बावजूद भी कस्टम ड्यूटी भी इंक्रीज करती जा रही है एक के बाद एक, और उसके बाद फिर ये पता हो कि हाँ, इन्फ्लेशन की आग लगी हुई है, उसके बावजूद भी आप बेस मटेरियल या बेस रॉ मटेरियल पेट्रोल डीजल पे आप टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं या उसकी कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं। क्या सरकार को इस बात का ज्ञान नहीं कि वो जो कर रहे हैं, क्या मंशा क्या है उनकी? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि सरकार भी उस फ्रेम ऑफ माइंड में अभी है कि भाई ये जो है वो एक असाधारण परिस्थिति है और उसमें सरकार के पास भी पैसे नहीं है। तो अब सरकार यदि बोले कि जो आपके पास पैसे नहीं है, मेरे पास भी पैसे नहीं है, आपके पास नहीं होंगे, मेरे पास कैसे आएंगे, तो हम लोग इसका हल कैसे ढूंढेंगे? पहले तो सरकार को कोई ना कोई तरीके से समझना है कि सरकार की जवाबदारी है कि जो भी लोग अभी तकलीफ में हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करे। उसके लिए जो फाइनेंशियल प्रावधान है वो सब करे और उसके लिए सरकार को मैं समझ रहा हूँ कि अपनी साइज ऑफ गवर्नमेंट कम करनी पड़े तो अभी करे। मैं समझ रहा हूँ कि एक हम लोग मुहिम कर सकते हैं कि भाई सरकारी लोग है वो अभी 25% पे कट ले ले, उनका जो जो खर्चा है वो 25% से कम करें ताकि सरकार के खर्चे कम होंगे। क्योंकि अभी हमारे रेवेन्यू कलेक्ट करने के एवेन्यूज कम है, पर मैं समझ रहा हूँ उसमें भी जीएसटी के जो कलेक्शन है वो 1 लाख करोड़ के ऊपर यदि पिछले 8 महीने से रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारी रेवेन्यू में इतनी बुरी पोजीशन नहीं है। हम लोग आज भी एक डिसेंट लेवल पे हैं और इसीलिए सरकार को ये एक जो एक फीलिंग है उसमें यदि वो भी जुड़ जाएंगे कि हमारे पास भी साधन नहीं है, हम कैसे करें, तो लोग कहाँ जाएंगे? तो सरकार माँ बाप है, राजा लोग पहले जैसे काम करते थे ऐसे उस प्रकार से सरकार को अपने साधन जुटाने हैं, अपना जो भी जरूरी है वो करके जो एक कॉमन मैन है उसकी रक्षा करनी है। तो इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि सरकार को अपनी एक मंशा ये बनानी है कि ये असाधारण परिस्थिति में सरकार को कोई असाधारण स्ट्रेंथ से काम करना पड़ेगा। वो भी मी टू में आ जाएंगे यदि कि भाई आपकी हालत खराब है, मेरी भी हालत खराब है, तो मैं कैसे आपको मदद करूंगा। तो मेरे ख्याल से एक परिस्थिति ऐसी निर्माण होगी जिसमें कि हमारे देशवासियों को और भी अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस देने पड़ेंगे और भी तकलीफें झेलनी पड़ेगी। दूसरा प्रश्न जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर उठाया गया है, रिवर्सल ऑफ फ्लो, ये डर क्या है अल्टीमेटली, किस बात का डर दिखाया जा रहा है सर इसके? इसमें हमने, आपको याद हो तो अगले शायद या उसके पहले के एपिसोड में बात की थी कि
वहां की अमेरिका की फेडरल रिजर्व गवर्नमेंट ने नक्की किया है कि अब जो है वो इंटरेस्ट दाम देरी की जगह जल्दी बढ़ेंगे। पहले जी तो सोच रहे थे कि अगले 2 साल 2024 तक शायद इंटरेस्ट रेट वुड नॉट गो अप। देन दे हैव चेंज द पॉलिसी एंड दे हैव गॉन टुवर्ड्स द सिचुएशन वेयर अगले 1-2 साल में इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो। जी जी इसका इमीडिएट असर ये हुआ कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो विदेश के लोग हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि वहां ब्याज ना के बराबर, कोई ब्याज था ही नहीं, तो टू अर्न सम डिसेंट रिटर्न उनको इंडिया और डेवलपिंग नेशंस की इक्विटी और मार्केट में पार्टिसिपेट के अलावा करने के अलावा कोई चारा नहीं। जी अब यदि उनके पास अपने देश में कोई मौका मिलेगा, उनके देश में कोई रिटर्न अच्छे बैठेंगे, तो उनको फिर डॉलर और रुपी के डिवैल्यूएशन वगैरह की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका में यदि अच्छे रेट मिलेंगे तो ये तो फेयर वेदर फ्रेंड्स की तरह है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं वो तो आपके यहाँ कमाने के लिए आते हैं, और जैसे कमाई हुई और लगा कि अब तकलीफ होने वाली है तो पहले निकल जाएंगे। तो इसीलिए उन लोगों पे यदि हम लोग अपना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे के लिए भरोसा करें तो वो तो बात बनने वाली नहीं है। और हमारे इक्विटी मार्केट भी, जो शेयर मार्केट अभी बहुत बड़े चढ़े हुए हैं, वो उसका कारण ये भी है कि ये लोग जो है बाहर के इन्वेस्टर्स, उन्होंने बड़ी मात्रा में अपने यहाँ इन्वेस्ट किया है। तो यदि वो वापस जाने की अब रियलिटी दिख रही है तो मेरे ख्याल से उसकी हमारी इकोनॉमी पे एक असर जरूर आएगा। एक लास्ट उन्होंने इशू फ्लैग किया है कि राइजिंग बैड एसेट्स। ये आम जनता समझना चाहेगी ये राइजिंग बैड एसेट्स क्या होते हैं और आरबीआई उससे डरा हुआ क्यों, ये क्या है? देखिए, ऐसा है कि बैड एसेट्स मैं समझ रहा हूँ कि जो अभी वो लोग सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा बैड एसेट्स एक्चुअली है। क्योंकि अब बैड एसेट्स क्या है, तो यदि आपने किसी को लोन दिया है और यदि उसका ब्याज नहीं आता है और आपको लगता है कि वो पैसे भी नहीं आएंगे, तो वो एक बैड एसेट हो गया। क्योंकि आप बैड एसेट वो है जिसपे आपने जो धारणा की थी वो कैश फ्लो बना नहीं। तो तो जैसे शायद आपके बिजनेस, बैंकों के एनपीए के बारे में शायद ये चर्चा है। बिल्कुल, तो जैसे बैंक के एनपीए में मेरे ख्याल से इसमें तो बढ़ोतरी हुई है, और अगले लग रहा है कि अभी यदि हमारा जीडीपी ग्रोथ 9.5 रहता है तो ये आएगा। यदि हमारा 8.5 जीडीपी ग्रोथ रहेगा तो इसमें और भी इजाफा होगा, और हमारे जो एनपीए है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, वो और बढ़ेंगे। तो इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि ये एक रियलिस्टिक सिचुएशन है। और अभी भी क्या हो रहा है कि हम लोग एनपीए को थोड़ा सा एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिए हुए हैं कि भाई यदि हमको अलग लोन चाहिए तो आप दे दो, उनको एक स्पेशल फाइनेंशियल इमरजेंसी में जो भी मदद चाहिए वो दे दो। अभी एपिडेमिक चल रहा है इसीलिए उसके कारण मदद करने की, जो वो सब सिचुएशन के कारण एनपीए अभी जो लेवल पे हमको दिख रहा है वो है। पर एक्चुअल एनपीए हम सबको पता है वो थोड़े से और भी ज्यादा है। मतलब कि और जो भी लोगों ने लोन लिए हैं, पैसे लिए हैं, वो लोग अभी दे नहीं पा रहे हैं, और उसके कारण जो इकोनॉमी पे असर होनी है वो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिपोर्ट पे आ रही है। पर उसके साथ का एक और मुद्दा मैं लेना चाहूंगा कि उन्होंने वो भी बात की है कि जो हमारे फिक्स डिपॉजिट है, जो एक्चुअली जैसे आपने कहा कि हमारे जो छोटे छोटे भाई है जिन्होंने बैंक में पैसे रखे हैं एफडी के लिए, उन पे और जो कॉस्ट पे बैंक आगे लोन देती है उस पे जो है वो फर्क अभी करीब 3% हो गया। तो वो बोल रहे हैं, जो स्प्रेड बोलते हैं फाइनेंशियल पार्लेंस में, वो स्प्रेड भी रिजर्व बैंक के मानने में बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए एक साइड पे बैंक कम पैसे पे लोन ले रही है और ज्यादा पैसे पे दे रही है, और उनका जो मार्जिन है बैंक का वो बढ़ा हुआ है। तो एक्चुअली वो भी कम हो, वो लोग डिपॉजिटर्स को ज्यादा इंटरेस्ट दे, और ये जो हमारा स्प्रेड है वो 3% की जगह कहीं 2% के आसपास आए। 3% इज अनयूजुअली हाई, तो हमारे जो डिपॉजिटर्स हैं उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक छोटी सी चीज, मैं अब प्रोग्राम समाप्त हो रहा है दोस्तों, रोजी रोटी, तो एक छोटी चीज ऐड करना चाहूंगा। शायद नयन जी भी उससे सहमत हो कि 135 करोड़ भारतीय पिछले 73 सालों में कभी भी इतनी दुविधा में नहीं थे, इतने डबल माइंड में नहीं थे जितने आज है। और ये डबल माइंड दो इशू के ऊपर है। जो मनी हाथ में है, जो भी है, उसे सेव करूं या स्पेंड करूं, ये जो दुविधा है इस समय, ये क्या कहते हैं कि हिंदुस्तानी माइंड को परेशान किए हुए। एक इंसान बाहर निकलता है, जेब में 100 का नोट है, कुछ लेने की सोचता है, बोलता है कल को अगर हॉस्पिटल का खर्चा आ गया तब क्या करूंगा, रहने दो, 100 की नहीं लेता,
20 वाली ले लेता हूँ, भाई 20 वाला दे दे, 100 वाला मत दे। वो जेब में 20 रुपए खर्च करता है और 80 रुपए बचा के लेके आता है। खर्च करने की भी दुविधा है, सेव करने की भी दुविधा है। इस दुविधा में फंसा हुआ मैंने भारतीय इससे पहले नहीं देखा था। क्लियर माइंड होते थे, या तो हम सेव करें या हम स्पेंड करें। लेकिन इस डबल माइंड में मैंने भारतीय जनता को कभी नहीं देखा, जो पिछले 1.5-2 साल से है, कि मैं खर्च करूं या मैं सेव करूं, बचत करूं या खर्चा करूं। और इसमें जब मैंने एक सरकारी अधिकारी से, उच्च अधिकारी से बात की, और जो सरकार के एक एक्टिव पार्टनर भी हैं, अंग भी हैं, तो मैंने कहा आज भारत इस दुविधा में है, खर्च करे या सेव करे। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, मुस्कुराए और चल दिए, एक तरह से कहा जाए। कहा कि इस बात का जवाब तो हमारे पास भी नहीं है इस समय। सर, इस पे आप कुछ लास्ट में कुछ एक शब्द कहना चाहेंगे? मैं समझ रहा हूँ कि द्विधा का मेन कारण यह है कि आप यदि सेव करें तो जहां रखेंगे उस पे जो आपको रिटर्न मिलेगा इंटरेस्ट, वो बहुत लो है। और महंगाई जो आपने आज नहीं खरीदा और यदि आपको कल परसों खरीदना पड़ेगा, तो जो महंगाई के कारण उसका दाम जो बढ़ जाएगा, वो आपको जो ब्याज मिलेगा उससे भी ज्यादा है। तो जब ब्याज के आपके जो रिटर्न्स हैं वो इन्फ्लेशन की मार से कम होते हैं, तब आप हमेशा ये द्विधा में रहते हैं। क्योंकि आज आपने खर्चा नहीं किया, 6 महीने आप रुके कि भाई मुझे कोई इमरजेंसी के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, इमरजेंसी आई नहीं। अब आपको वही चीज आप अब लेने गए क्योंकि 6 महीना हो गया, आपको लग रहा है कि वो इमरजेंसी की जरूरत नहीं है, वो सिचुएशन टल गई। उसके बाद आप खरीदने जाएंगे तो आपने जो नहीं स्पेंड करके सेव किया था उस पर आपको कहीं 3% रिटर्न मिला हो, 5% रिटर्न मिला हो, और वो चीज के दाम जो है वो 10% बढ़ गए हो, तो आप समझिए कि आपने नहीं स्पेंड करके और बचा के 2-3-4% का नुकसान ही कर लिया, क्योंकि दाम बहुत बढ़ गए और आपने ब्याज में इतना कमाया नहीं। तो बिल्कुल। ये जो लेकिन द्विधा में इंसान रहता है, वो मेरे ख्याल से जब तक हमारे ब्याज के दर और इन्फ्लेशन में एक ये गैप रहेगा, तब तक वो हमारा जो आम आदमी है वो सोच में रहेगा। बिल्कुल, चूंकि आम आदमी डरा हुआ है, उसको पता है कि आज पैसे खर्च कर दिए और कल को मुझे हॉस्पिटल का बिल चुकाना पड़ा तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे, और सरकार से मदद की कोई उम्मीद कहीं से होती नजर आती नहीं है। तो जब देश की जनता दुविधा में हो तो इकोनॉमीज रिकवर नहीं होती हैं, उनकी रफ्तार बहुत स्लो हो जाती है रिकवर होने की। लोग सोच सोच कर खर्च करते हैं, और अगर रोबस्ट इकोनॉमी चाहिए तो फिर लोगों को बिंदास होकर खर्च करना चाहिए, तभी इकोनॉमी होती है। और डरे डरे लोग बाहर जाके खर्चा करेंगे। इवन मैं भी बाहर जाता हूँ तो एक बार पॉकेट को संभाल लेता हूँ, जाने दो, उसको बहुत जरूरी नहीं है, सो कट कर देता हूँ। ऐसे में इकोनॉमी सफर करती है। ले यहीं पे सरकारें भरोसा दिलाती है लोगों को, नहीं आप जाइए, स्पेंड कीजिए, हम आपके पीछे हैं। लेकिन सरकार अभी ये कहती है कि मैं आपके पीछे नहीं हूं। डिमांड साइड की कोई भी एक स्टिमुलस आता हुआ नजर नहीं आ रहा है कहीं पर भी। इन्हीं शब्दों के साथ दर्शक मित्रों लेंगे विदा, और नयन पारिक जी का रोजी रोटी में करेंगे शुक्रिया अदा कि उन्होंने कीमती वक्त निकाला, थैंक यू सो हमारे मच। साथ बने और महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ शेयर की। दर्शक मित्रों, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, फीडबैक आती है, आप मेल्स वगैरह भेजते हैं मुझे मुझे मालूम है, और सजेशंस वगैरह जो भी हो भेजते रहिएगा। और बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी अगले मुद्दे पर नए मेहमान के साथ। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, आपका शुक्रिया।